आपके एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। 4 कहानियां दी हुई हैं। एक तो आपका बहादुर है, पंच लाइट है, लाठी है और ध्रुव यात्रा है। काम निकलवाने के लिए वो बड़े से बड़े दंड को भी माफ कर सकते हैं। तुम्हारा साथ खूब गाओ सलीमा का गाना। तो आज की इस वीडियो में मैं वो ऐसे चुटकियों में 10 मिनट में आप लोग को बता दूंगी। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। मैं हूँ पूजा मिश्रा, आपकी एजुकेटर, आपकी दीदी, आपकी दोस्त। तो आज इस क्लास में मैं आई हूँ आप लोगों के लिए आपके एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कहानियां वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कहानी के सवाल को लेकर। तो बेटा आपकी बुक में 4 कहानियां दी हुई हैं। एक तो आपका बहादुर है, पंच लाइट है, लाठी है और ध्रुव यात्रा है। इन 4 कहानियों में से 5 नंबर का एक प्रश्न आता है जिसमें सबसे ज्यादा जिस कहानी से प्रश्न पूछा जाता है वो है पंचलाइट। तो पंचलाइट कहानी से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, या तो कथा वस्तु पूछी जाएगी, या समीक्षा पूछी जाएगी, या फिर उसका सारांश पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं वो ऐसे चुटकियों में 10 मिनट में आप लोग को बता दूंगी कि कौन कौन सी कहानियां, मतलब पंचलाइट कहानी को कैसे हम लोग उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका उद्देश्य देखेंगे, उसकी कथा वस्तु देखेंगे कि पंचलाइट कहानी में आखिर बताया क्या गया है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़ सकते हो, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। इनके जन आंदोलन से वे निकट से जुड़े रहे। इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकटता परिचय है, मतलब गांव में वो रहे हैं, गांवों में ज्यादातर उनका बसर हुआ है, जिसके कारण से वो गांव में ही रहे। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनका परिचय दे सकते हो। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे। मतलब उन्होंने अपनी कहानी में जिन पात्रों के बारे में बताया है वो कहीं बैठकर सोचकर काल्पनिक नहीं है, वो उन पात्रों के बीच में रहे हैं। और बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं में एक अलग ही अलंकार है, एक अलग तरीके से मतलब आभूषित होते हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है, शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये तो हो गया कहानी लिखने वाले के बारे में। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहा को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। कहानी को पढ़ने के लिए जो पाठक होता है वो तुरंत उत्सुक हो जाता है शीर्षक को पढ़ते ही। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। ठीक है, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जब जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। जब गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला दिया जाता है तो उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। उसके मन के अनुसार जो छूट है वो भी उसको मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े तिगूत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इससे ये पता चलता है कि अगर मनुष्य की आवश्यकता पड़े तो उसके बड़े से बड़े जुर्म को भी माफ कर दिया जाता है। कहानी का मेन उद्देश्य ये है कि गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं, गांव के लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, उनको बस अपना काम निकलवाना होता है और काम निकलवाने के लिए वो बड़े से बड़े दंड को भी माफ कर सकते हैं। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। ठीक है, ये कथानक थी हमारी। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का बेटा सजीव चित्र उपस्थित किया है कि गांव के लोगों की सोच कैसी होती है, गांव के लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें चलती रहती है। ठीक है, उनका जो मानसिक सोचने का तरीका है वो कैसा है, ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। गांव में ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जाति के आधार पर वहां पर टोलियां बन जाती है, अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, ग्रुपिंग होने लगती है और आपस में ही ईर्ष्या और द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं। आपस में ही वो एक दूसरे से जलते भूनते रहते हैं। इसका बूढ़ा भी सजीव चित्रण इस कहानी में दिया गया है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा ही सजीव चित्रण, बूढ़ा लिखा है यहाँ पर, बड़ा ही प्यारा और सजीव चित्रण इस कहानी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में यह बताया है कि किस प्रकार से गांव में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि गांव के लोगों को वो जानकारियां नहीं है जो जानकारी उन तक होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कहानी के सारांश की। अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि भाई गांव में उस पंचलाइट में किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है। पंचलाइट जो है रेणु जी की एक आंचलिक कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। अब यहां से इसका सारांश शुरू होता है। आप लोगों के एग्जाम में अगर सारांश आता है तो बेटा सारांश सबसे आसान होता है। कहानी याद रखिए और सारांश अपने शब्दों में आप लिख दीजिए। आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे के पूरे 5 नंबर आपके पास होंगे अगर आपने सारांश लिख दिया। सारांश क्या है, कहानी पूरी याद
कर लो और अपनी भाषा में उसको शॉर्ट करके लिख डालो, ठीक है। मातो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं कि बहुत सम्मान की चीज है, बहुत बड़ी चीज गांव में आई है। पंचलाइट को देखने के लिए लोग टोली में सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रथम कर ले। भाई मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई नई चीज आती है घर पे तो कुछ भी होता है तो कहते हैं पहले पूजा पाठ कर लो। तो उनके सरदार ने भी अपनी पत्नी को ये हुक्म दिया, एक तरीके से कहा कि पूजा पाठ की तैयारी कर लो, जब वो आएगा उसकी पूजा पाठ की जाएगी। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। किसी को पंच लाइट जलाना आता ही नहीं है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। उसी महतो टोली में कौन था? गोधन नाम का एक युवक था। वह गांव की ही मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। मुनरी की माँ जो थी, उन्होंने पंचों से यह शिकायत कर दी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकला करता था। अब वही वो उससे प्रेम करता था तो वो सिनेमा का गाना भी सुनाया करता था कि कौन मुसाफिर ले गयो रे, है ना, कौन मुसाफिर ले गए रे, ऐसे करके वो सलीमा, उसमें सलीमा वर्ड यूज किया गया, वो गाने सुनाता था, जो उसकी माँ को पता चल गया और उसकी माँ को वो चीज पसंद नहीं थी और उसने जाकर पंचों से शिकायत कर दी और पंचों ने उसको अपनी टोली से बाहर कर दिया। उसको जाति से, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुन्नी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब मुन्नी किसी न किसी दांव पेच लड़ाकर काफी बातों तक, काफी चतुराई से अपनी सहेली के द्वारा ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन को पंचलाइट जलानी आती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और पंचलाइट को जला लेता है। गोधन जो होता है वो पंचलाइट को जला लेता है। मुन्नी की माँ जो गुलरी काकी है, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है कि भैया तुमने हमारे टोली के लिए इतना बड़ा कार्य किया, तुमने पंचलाइट जला दी, इस खुशी में हम तुमको अपने यहाँ शाम को निमंत्रण देते हैं भोजन का, ठीक है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी को प्रस्तुत किया गया है। तो यही थी बेटा हमारी पंचलाइट कहानी का सारांश, जिसमें मैंने सारी चीजें बता दी, कथा वस्तु बता दी, कथानक, सारांश, समीक्षा, उद्देश्य सभी इसी के अंतर्गत मौजूद है। लेकिन अगर एग्जाम में आपके आता है, फिर आपको चाहे पंचलाइट याद हो, चाहे लाठी याद हो, चाहे ध्रुव यात्रा याद हो, चाहे बहादुर याद हो, कोशिश करिएगा अगर सारांश पूछता है तो सारांश लिखने की ही कोशिश करिएगा। सारांश के अंदर का आसानी ये होती है कि आप लोगों को कहानी याद रहती है, बस उसको अपने शब्दों में बना बना के लिखना होता है, ठीक है बच्चा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने 10 मिनट में आप लोगों को ये बताया, मतलब 10 मिनट से कम में मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से पंचलाइट कहानी को आपको लिखना है, किस तरीके से आपको उसका सारांश लिखना है, ठीक है। ये पूरे के पूरे 5 नंबर आपको दिलवाने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, परीक्षा नजदीक है, तैयारी में लग जाइए और कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि किन किन बच्चों को कौन कौन सी कहानी बहुत अच्छे से याद है, उनकी कहानी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और इस बार का आपका बोर्ड का टारगेट कितना है ये भी जरूर। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।